अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज मेरा ख्याल है कि आपको मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ और खुश इस तरह से हूँ कि वो लोग जो ये कहते थे कि ये जमहूरियत इस मुल्क के लिए बनी ही नहीं है और फिर ये कहा जाता था कि हम ये अवाम या ये जो सियासतदान है ये जमहूरियत को लेकर चल ही नहीं सकते, फिर एक तरफ से एक नैरेटिव ये बिल्ड होता था, ये मौक़िफ़ आता था और वो कहते थे जी थोड़ा सा टाइम दें इनको, थोड़ा सा चीज़ों को मैच्योर होने दें और खुद ही इनको समझ में आ जाएगी, बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो आज पिछले 3 दिन जो कुछ असेंबली में हुआ, जिस पे हमने यकीनन गम गुस्से का इजहार भी किया, हमारे सर भी शर्म से झुक गए, लेकिन आज जो कुछ असेंबली में हुआ, जितनी तमीज़ के साथ और तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ एक दूसरे को सुना गया, एक कोड ऑफ कंडक्ट बाकायदा तौर पे तैयार किया गया और उसकी पासदारी की गई, तो मेरा ख्याल है कि आज वो दिन है जिसपे इनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए और एक रिक्वेस्ट भी किया जाना चाहिए कि आइंदा इसी तरह से फॉलो करते रहेगा। आपको पूरे मुल्क देख रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है, आपके वोटर्स देख रहे होते हैं, आने वाली नस्लें देख रही होती हैं, जिनके लिए आप शायद आने वाले दिनों में, अभी तो नहीं है, रोल मॉडल शायद आप जरूर बन जाएं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, दीगर कुछ इशूज पे भी बात करेंगे। अब लेजिस्लेशन पे थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, रिफॉर्म्स पे भी आपको सीरियस होना पड़ेगा, जो अमेंडमेंट्स होनी है उन पे सीरियस होना पड़ेगा, ये तमाम चीजें। जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अखवंजादा चट्टान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। लॉ एक्सपर्ट है सीनियर आरिफ चौधरी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। बैरिस्टर साहब, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप लोग भी और हुकूमत भी और अपोजिशन भी कम से कम आज के दिन तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आगे आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं कि इसी माहौल को कंटिन्यू किया जाएगा और इसी तरह से इस हाउस को चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें, पार्लियामेंट का मतलब होता है पार्ले, पार्ले का मतलब डिबेट, डिबेट का मतलब आप बहस करें और बहस करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। जरूरी नहीं है कि दूसरी साइड आपका पॉइंट ऑफ व्यू मान ले, लेकिन एक डिबेट होती है, कोई अच्छी चीजें उसमें से निकलती हैं और इवेंचुअली एक कंसेंसस होता है। तो ये जो 2-3 दिन पहले हुआ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया था और इसमें पूरी दुनिया में ये देखा गया और हर तरफ से कमेंट्स आए और पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया और लोगों ने ये भी कहा कि पार्लियामेंट नाकाम हो गया है, जमहूरियत नाकाम हो गई है और इस किस्म के तस्वीर होते रहे। तो ये बहुत जरूरी था कि सारे जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है और जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस खुद हैं, वो बैठ के कंसेंसस के साथ कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाए और उसमें फैसला करें। आइंदा आज जो हो गया, ये एक तरह से लोएस्ट हमारा पॉइंट था, अब इसके बाद हमने ऊपर ही जाना है और बेहतरी की तरफ जाना है और इसलिए हम अपने एक दूसरे को कुव्वत बर्दाश्त पैदा करके एक दूसरे को टॉलरेट करेंगे और हम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये एक पॉजिटिव चीज है। इसका ये मतलब नहीं कि हम मुबारकबाद दें, इसको देखना है हमने कि वाकई मेंटेन होता है कि नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो बल्कि मेरा ख्याल है कि जो हो गया वो अब भूल के माजी पे डाल देते हैं हम और आगे की तरफ देखते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बेहतरीन बात की है। असल बात यह है कि कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए, वो टॉलरेंस लेवल होना चाहिए कि एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे की बात समझे। हुकूमती अरकान को भी लोगों के वोट ने असेंबली पहुंचाया है, इसी तरह अपोजिशन को भी लोगों के वोट ने, आवाम के वोट ने पहुंचाया। इससे पहले कि मैं अपोजिशन की तरफ आऊं, मैं जरा वो मुख्तसर सा कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है जो उन्होंने हाउस बिजनेस के हवाले से आज तैयार किया गया, स्पीकर कौमी असेंबली को हासिल रूल्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट और प्रोसीजर के तहत सारा हाउस असेंबली चलाने के लिए मदद और फैसला साजी की तंजीम करेगा। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से कोई मेंबर, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की बात हो रही है, कोई मेंबर इखलाक बाख्ता, नाशाइस्ता, गैर पार्लिमानी जबान और बयान और इकदाम से मुकम्मल परहेज करेगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में स्पीकर ऐसे मेंबर के खिलाफ इकदाम करें जो सबको कबूल होगा। हाउस के अंदर मेंबर्स की प्राइवेसी का एहतराम करते हुए वीडियो बनाने की इजाजत नहीं होगी, ना ही प्ले कार्ड उठा के अपनी मुखालिफ पार्टी की सीट्स पर जाने की इजाजत होगी।
स्पीकर के डाइस पे खड़े होकर नाराबाजी, गुफ्तगू, एहतजाज की इजाजत भी नहीं होगी। एहतजाज अपनी नशिस्तों पर किया जाएगा। मेंबर्स सिर्फ स्पीकर को मुखातिब करके बोलेंगे। कितनी आइडियल सिचुएशन होगी अख्वंजादा चट्टान साहब, और कितना अच्छा वहां पर काम होगा, कितनी अच्छी एक एग्जाम्पल सेट होगी अगर इस पे अमल हो जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर इस पे अमल हो जाए तो ये तो वो सोने पे सुहागा है, जमहूरियत मजबूत होगा और जमहूरियत का, ऐवान का इज़्ज़त बढ़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ एक सियासी वर्कर के हैसियत से कि इस पे अमल दरामद नहीं होगा। अब ना उम्मीद तो ना करें, मतलब अभी खुशी भी तो खुश भी नहीं हो रहे पूरी तरह, और आप ना उम्मीद कर रहे हैं। मैं इस वजह से हूँ कि एक तो असम्बली के लिए, अगर आप असम्बली को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो इसके लिए एक न्यूट्रल स्पीकर का किरदार जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो हाउस आप का चलाने वाला होता है और इसका ये फर्ज होता है कि इस पे हुकूमत और अपोजिशन का एक जैसा एतमाद हो, जो कि मौजूदा स्पीकर जो है वो हर वक्त, आप हर, यानी मैं 1000 मिसालें दे सकता हूँ कि उन्होंने जानिबदारी से काम दिया है और अपोजिशन इस पे मजबूर हुआ है कि इसके खिलाफ कोई आदमी एतमाद लाए। अभी तो कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर की वापस लेने को तैयार होगी अपोजिशन। कासिम सूरी नंबर्स नहीं है सर आपके पास? आप नहीं, इसमें नंबर वाली बात नहीं है। फिर किसकी बात है? बात यह है कि अपोजिशन ने आदमी एतमाद लाया स्पीकर पे, क्योंकि स्पीकर जितना हुकूमत का है, इसका मतलब ये है कि कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इस पे अपोजिशन की तरफ से आदमी एतमाद हुआ। सिंबॉलिकली आप लोगों को, लेकिन इसको इस अगर कामयाब नहीं भी हो जाता है ना तो फैसला तो नहीं हुआ ना अभी। अगर फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन इस तरीके से सोच रही है। नंबर एक। दूसरी बात कि क्यों इस पे नहीं होगा, वजह यह है कि अगर एक मुल्क का वजीर आजम खुद से जो गालियां देते हैं, जो एक सेकंड मेरी बात को मुकम्मल करने दीजिए। आपने मुझसे पूछा था, आपके पास आपने पूछा था कि इस पे अमल होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होगा। अच्छा। अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म, एक पार्टी का सरबराह इसको तबकी देंगे जो गालियाँ देते हैं, जो थप्पड़ मारते हैं, उनको अपना शीरू कहते हैं, उसको लिफ्ट देते हैं, तो आप मुझे बताए बाकी लोग तो मजबूर हो जाते हैं कि। बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी। उसकी वजह ये थी कि आज का जो इजलास हुआ, कल इसी वजीर आजम जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ही ये हिदायत जारी की कि कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए, तरीक माहौल अच्छा रखें। आप क्या समझते, पहले से कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? होगा ना, लेकिन क्या यहाँ पे आए हुए लोग 62-63 पूरा नहीं है? अच्छा एक सेकेंड, क्या वो लोग, चौधरी साहब मैंने तो सुना है अच्छा 62-63 पे पूरा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। अब अगर कोई हुकूमती अरकान अच्छा सोच रहे हैं कि अच्छा चलाएं माहौल, तो वो अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पर फिर भी अगर वही चीज़ है तो फिर इसका कोई इलाज क्या है? नादिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस अंदाज में आपने प्रोग्राम शुरू किया और बैरिस्टर साहब ने भी जो बात की है, मैं एंडोर्स करता हूँ। मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो है ना, बल्कि खड़े हुए लोग, क्योंकि अक्सर तो हमने उन्हें खड़े हुए देखा है, उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट जिसमें वो मौजूद हैं उसमें उनकी इज्जत और आबरू जो है वो इसी वजह से है कि वो लोगों के मुंतखब नुमाइंदे हैं। और लोगों के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, अगर उनका किरदार ऐसा ना हो कि लोग उन्हें काबिल फ़ख्र समझे, तो उन्हें खुद महसूस करना चाहिए कि किस तरह का रोल मॉडल लोगों को पेश कर रहे हैं। और एक बात फिर उन्हें नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में हमारी जितनी भी तारीख है जमहूरियत की, उसमें जब भी पार्लियामेंट बनती है उस पार्लियामेंट के खिलाफ साजिशें होती हैं, और ये साजिशें इन सब को मिलके सोचना चाहिए कि उसमें अपोजिशन भी उसकी ज़द में आती है, गवर्नमेंट भी उसकी ज़द में आती है, और अल्टीमेटली कायाकल्प हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सारे माहौल को जब हम देख रहे थे तो यकीन माने इतनी तकलीफ हो रही थी कि अब हमारे बच्चे जो मुस्तकिल वो लाइव प्रोग्राम आ रहा है वो देख रहे हैं कि ये जी पार्लियामेंट है। हम उन्हें, मैं अपने बेटे को पार्लियामेंट के बारे में बताऊंगा तो मेरे बेटे मुझे सवाल करेगा कि बाबा ये जो पार्लियामेंट है वो इस तरह की पार्लियामेंट होती है कि वहाँ लोग इस तरह, तो छोटे बच्चे जो है वो भी नहीं करते जिस तरह हमने देखा। लेकिन मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ कि जब हमें एक तकलीफ से हम गुजरते हैं, सारे उसके ऊपर इजहार भी करते हैं, उसके बाद एक रिजाइयत का पहलू भी आना चाहिए। और अगर किसी की आप अच्छी बात की तारीफ करते हैं तो वो और अच्छा होता है।
मैं ये समझता हूँ कि आज कौम को चाहिए और वो लोग जो वोटर्स हैं उन्हें जब उनके सामने उनके पार्लियामेंटेरियन जाएं तो उन्हें ज़रूर बताना चाहिए कि हजूर हमने जब आपको मुंतखब किया था तो हमने इसलिए मुंतखब नहीं किया था कि जो आपकी शक्ल हमें नजर आई। मैं तो देख के हैरान था कि शक्ल तो दूर की बात है, जो अंदाजे तकल्लुम आप गाली दे रहे हैं और गुफ्तगू इस तरह कर रहे हैं, उसको कल्चर से रिलेट भी कर रहे हैं, ये एक अलग बहस है। तो इसलिए मैं इसे बिल्कुल बैरिस्टर साहब बैरिस्टर साहब अब हम उम्मीद ये करते हैं कि वो बिल्स जो पेंडिंग में हैं, मेरा ख्याल है 20 से 21 उनकी तादाद है, ये अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, और वो लेजिस्लेशन जो अभी होनी बाकी है, वो रिफॉर्म्स जो अभी होनी बाकी हैं, उसमें तेजी आएगी और इसी हम आंगी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। सर वो जरा कोई उस पर बताएगा कि कौन कौन सी लेजिस्लेशन है, बिल्स हैं जो अभी पेंडिंग में है, वो फौरी करने हैं आप लोगों ने, बजट के अलावा। जी बिल अभी तो फिलहाल जो प्रोसेस है वो तो बजट का मेन पर्पस है कि बजट पास हो और अब ताकि हमारा पूरा फाइनेंशियल ईयर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा जब आएंगी बिल की बारी तो बहुत सारे बिल्स हैं, एंटी रेप लॉ है, जो आपका इलेक्शन के रिफॉर्म्स के लॉज हैं, आपके प्रोटेक्शन ऑफ विमेन बिल है, आपकी इनहेरिटेंस लॉज के बारे में लॉज हैं। तो इस तरह बहुत सारे अहम सोशल लॉज भी इस वक्त हैं, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल लॉज जो टैक्सेशन के या सेल्स टैक्स या कस्टम्स के हैं। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म लॉज भी बहुत सारे पेंडिंग हैं, रेंट लॉज पेंडिंग हैं, सेनेट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आई हुई हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो कि अब आप देखेंगे कि अगले मेरा ख्याल है महीनों में इन सारे मामला में बहस भी होगी, डिबेट भी होगी, कमिटीज भी रिसर्च करेंगी और फिर एक होपफुली कंसेंसस के साथ ये लेजिस्लेशन होगी, वरना मेजॉरिटी का एक प्रोसेस है उसके तहत ये लेजिस्लेशन इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है सब ऐसे ही देखना भी चाहते हैं। अच्छा मैं जरा आपसे बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है और वो सिफारिशात जिसपे अभी एक दिन कबल इलेक्शन कमीशन का इजलास भी हुआ, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तान की को वोटिंग के राइट के हवाले से ही बात थी, ईवीएम के हवाले से भी थी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का था। लेकिन उसमें जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो हुकूमत ने दी है, उसमें उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी ये इस्तेकाक है इलेक्शन कमीशन का, इस पे हुकूमत ये चीज़ें तय नहीं कर सकती। तो सर इस मामले पे फिर क्या होगा? ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा या कोई आप लोग तरमीम करके या असेंबली से बिल मंजूर करा के फिर वहाँ पे आगे भेज सकते हैं? इस पे ज़रा सा मैं डिटेल आपसे सवाल जवाब चाहती हूँ। देखिए ये प्रोसेस को समझने की जरूरत है। जब आप इलेक्शन लॉज की बात करती हैं तो ये इलेक्शन के कवानीन बनाना पार्लियामेंट का काम है, यानी कि पहले नेशनल असेंबली में अगर बिल मूव होता है तो वो सेनेट में जाएगा और सेनेट में जब पास होता है तो फिर वो कानून बनेगा। ये पार्लियामेंट का काम है। ठीक है। लेकिन जब कानून साजी हो रही हो तो हर स्टेक होल्डर जो होता है, जिस भी चीज पे कानून साजी हो रही हो, स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। और आइन के तहत इलेक्शन के मामले में जो सबसे अहम स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। जब इलेक्शन के बारे में लॉज या कवानीन बन रहे हैं तो सबसे पहले वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी रिकमेंडेशन के लिए भी भेजा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस कानून को जायजा लेने के बाद अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। वो ये कह सकता है कि ये इसमें ये शिकें जो है वो गैर आईनी है या इनको हमें इतराज है या जो भी उनकी। सर ये एतराज उन्होंने किया है बैरिस्टर साहब, ये एतराज उन्होंने किया है, जो प्रेस रिलीज जारी की है जायज है। अच्छा, वो इतराज का ये मतलब नहीं है कि वो इतराज नेशनल असेंबली या सेनेट या पार्लियामेंट पे बाइंडिंग है, यानी कि वो इतराज जरूर कर सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन जरूर दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो नेशनल असेंबली ने पहले करना है और फिर सेनेट ने करना है कि क्या ये कवानीन हमने पास करने हैं कि नहीं। लेकिन सर बैरिस्टर साहब माजरत के साथ में आपकी बात यहाँ पे काट रही हूँ। इलेक्शन कमीशन ने, मैं वो प्रेस रिलीज पढ़ देती हूँ, इस अमर पे तशवीश का इजहार किया है कि मज़कूरा तरमीम पर जो वो दी गई है उनको पेश किया, इस मौक़िफ़ को मुताल्लिका
कायमा कमेटी में बहस के लिए नहीं लाया गया। इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 22 तरमीम को इलेक्शन कमीशन आईने पाकिस्तान से मुतसादिम समझता है, जिसमें सरे फहरिस्त इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और उन पर नजरसानी के इख्तियारात हैं, जो कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन कमीशन के बुनियादी फराइज में शामिल है। तो सर वो तो बहुत सारी आपकी तजावीज को या सिफारिशात को आइन से ही मुतसादिम कह रहे हैं। बिल्कुल वो जायज कह सकते हैं, उनका हक है कहना, और यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो हर किस्म की ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ओके। लेकिन उन ऑब्जेक्शंस को मानना या ना मानना ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट वो ऑब्जेक्शंस रूल सोचेगा, उसके ऊपर उसको उस पर गौर फिक्र करेगा, कमेटी के जरिए भी और फुल हाउस के सामने भी, और उसके बाद अगर उनके ख्याल से इस ऑब्जेक्शन आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये कानून नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो आइन के मुताबिक है, अगर वो इस जो ऑब्जेक्शन है इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो शिकों को चेंज कर देंगे, लेकिन अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर उसको कानून बना देंगे। ओके। अगर वाकई ही मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो असेंबली में कानून की शक्ल बन गई, कानून बन गया, बिल पास हो गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको रद्द नहीं कर सकता। फिर तो रद्द नहीं कर सकता। अभी तो रिकमेंडेशन स्टेज है। एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया कानून तो फिर इलेक्शन कमीशन को उसको ठीक है। ओके। लेकिन अगर ठीक है सर, मैं जरा अपोजिशन की भी इस पे बात कर लूं। अच्छा जटान साहब, अपोजिशन दो चीजों के लिए, एक तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के भी आप लोग खिलाफ है बगैर डेमो लिए भी, दूसरा फिर आप लोगों ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के जो वोट था उस पर भी आपने मुखालफत की। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात की है, उन्होंने कहा उनको डेमो भी दिया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो माहिरीन जिन्होंने ये तैयार की थी, उन्होंने कहा कि जी कुछ चीज़ों की बेहतरी करने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन आप लोगों की मुखालफत इस पर क्यों है, ये समझना है। मैं देखिए जी, अगर निकनीत ये पे कोई चीज़ किया जाए, हमने जो 18वीं तरमीम किया था इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थे, निप्सी वार्ड किया था। अगर आप एक काम निकनीयती पे करें तो इसका कोई मुखालफत नहीं कर सकता है, और अगर मुखालफत करे तो फिर इसका आवाम की तरफ से इस पर एक रद्द-ए-अमल भी आ जाता है। लेकिन अभी ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो गए और इसमें हुकूमती पार्टी का जो हशर हुआ, आप इस अपने लिए धांधली का कोई रास्ते ढूंढ रहे हैं। अगर ये निकनीयती पे हैं तो जिस तरह की कानून साजी होती है ये स्टैंडिंग कमेटियों से पास करवाते और स्टैंडिंग कमेटियों से उसको लाते पार्लियामान में, और फिर वहाँ पे वोटिंग होता और इस तरह के उसको बिल्डोज नहीं करता जिस तरीके से ये करते हैं। और आपने हशर देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है आपने कानून पास किया, इसके लिए आप तरीक़ेकार भी बनाएंगे ना कि इसका कोई तरीक़ेकार तो काबिल अमल तो हो कि इस पे बंदा अमल कर सके, क्योंकि इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन में धांधली हो जाती है तो इल्ज़ाम तो इलेक्शन कमीशन पे आ जाता है। तो हमने हमने तो इस चीज़ के खिलाफ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ नहीं मिलना चाहिए, हम इसके भी खिलाफ नहीं है, हम इंतखाबी क़वानीन में इस्लाहात के भी खिलाफ नहीं है। मैं अपनी ज़ाती तौर पर एक सियासी वर्कर के हैसियत से एक बात कहना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ कि अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करे तो हमारे जो मौजूदा क़वानीन है, हमारे मुल्क में क़वानीन की कोई कमी बेशी नहीं है, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। अगर हमारा इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा क़वानीन वो गैर जानिबदार हो जाए तो हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इतने इख्तियारात है कि इस मुल्क के इस कौम के लिए एक साफ और शफाफ इलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जितने भी कानून बनाए, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत हो, मैं 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा था, अब इलेक्शन के रूल्स में तो यूँ नहीं है कि मेरे पुलिंग एजेंटों को अंदर नहीं छोड़ेंगे, 11 बजे तक नहीं छोड़ेंगे, 5 बजे धक्के दे के बाहर फेंक दिए। मुझे ये बताइएगा कि जब हम ये बात करते हैं उठकर कि जी यहाँ कानून साजी मुकम्मल नहीं है या उसमें थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी रह गई है, तो बेहतर नहीं है कि जब आप टॉक शोज में अपनी रिजर्वेशन का इजहार करते हैं, कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में जाएं, उसका डेमो लें, उसकी खामियों की निशानदेही करें, उसमें जो बेहतरी आ सकती है उसकी निशानदेही करें, फिर बैठ के बात करें। माजरत के साथ
टॉक शो में आप कहें कि जी वो मुदाखलत ना करे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो भाई इसके लिए फिर आप लोगों को काम करना पड़ेगा ना, लेजिस्लेशन करें, कानून में तरमीम करें, ऐसे स्ट्रिक्ट बनाएं कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसकी, आपकी पुलिस वो काफी भी हो आपके है इलेक्शन 18 कंडक्ट कराने के लिए। बुनियादी बात यह है नादिया कि कानून जो है वो सब्जेक्टिविटी में नहीं जाता, वो ऑब्जेक्टिव होता है। यानी महज ये जिस तरह हम कहें कि जी कोई चीज़ नेक नीयति पे मबनी हो, इसकी नेक नीयति जो है ये इसको आप सब्जेक्टिव नहीं यानी तौर पर नहीं देखेंगे कि अमल से आप देखेंगे महज ये सोचना कि जी फलां ने ये जो कानून बना रहा है उसमें उनकी बदली थी, ये नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि उससे आपको फ़ायदा क्या हो रहा है। और दूसरा ये जो दूसरी बात कही कि जी इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत ना करे, ये बात भी सब्जेक्टिविटी पे मबनी है। मुदाखलत के रास्ते आपने रोकने हैं कि सीधा सीधा आप देखें ना, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ इलेक्शन नज़र आ रहा है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट, खुद गवर्नमेंट जो है सिटिंग गवर्नमेंट वो इलेक्शन हार रही है, तो किसी की मुदाखलत तो नहीं हो रही। इसीलिए ये तो आपने बड़ी काम की बात मतलब की है। यानी एक तरफ ये नारा लगा रहे हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, ये तो इस बात का सबूत है। सब कुछ के बावजूद अगर इलेक्शन हार रही है हुकूमत, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं कर रही। अगर हुकूमत मुदाखलत करती हो तो फिर उसके नतायज इस तरह नहीं होते, फिर हुकूमत कामयाब होती है। तो इसलिए कोशिश जो हो रही है मैं समझता हूँ ये काबिल इस्ताइश है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये भी आपका वो रास्ता जो धांधली का है वो ख़त्म कर देगी। दूसरा, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं वो आपका बहुत बड़ा सरमाया है, और अगर आपने उनको इस मेन धारे में ले आते हैं, वो जितनी उनकी रिमिटेंसेस पे हम यहाँ डिपेंड करते हैं, लोग बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, वो मैं समझता हूँ कि अपने एसेट्स हैं उनको आप नज़रअंदाज ना करें। और दूसरी बात यह है कि ये जो रवैया हमारा बन गया है ना, कि चाहे कोई अच्छी चीज़ हुकूमत की तरफ से आनी है तो अपोजिशन ने हर सूरत में, चाहे खुद अपोजिशन वही बात पहले कहती रही हो जब वो गवर्नमेंट में हो कि जी हम ये करना चाहते हैं सेनेट के इलेक्शन, तो इसलिए यानी अपनी ये ना करें, इसको ओवरऑल कौम का फायदा देखें। और ये चीजें अब हमें डेवलप करना होगी, और इसे चाहे बुरे लोग हैं जी हुकूमत वाले, लेकिन उनकी तरफ से अगर अच्छी चीजें आ रही हैं। और एक बात जो बैरिस्टर साहब ने की मैं थोड़ा सा ऐड करूं, हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो भी अब उनको इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, तजावीज़ दें। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट से अबव नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी पार्लियामेंट की पैदावार है, पार्लियामेंट उसके जितने भी कवानीन है वो पार्लियामेंट बनाती है, उसके रूल्स यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स जो यानी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है वो उन्होंने करनी है, लेकिन जो मेन कवानीन कहते हैं कि कवानीन से आइन से मुतसादम, आइन से मुतसादम, आइन तो वही बना रहे हैं ना, आइन से मुतसादम वाली बात जो है ना बेसिकली वो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि कौन सी चीज आइन से मुतसादम। बैरिस्टर साहब, अब दो चीजें हैं खासतौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर, और अभी हाल में जो आपने ये बिल पेश किया था ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट ऑफ वोट, इस पे ऑपोजिशन के एतराजात क्या थे? अच्छा चट्टान साहब, आप बड़े दिल से शायद वक्त मांग रहे थे, आपको मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ के, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ के मुखालिफ नहीं है, तो लेकिन आप हुकूमत का अंदाज देखिए कि पहले आ जाता है ऑर्डिनेंस के जरिए, फिर असम्बली को बिल्डोज करते हैं, अपोजिशन कहते हैं कि आपके अरकान पूरा नहीं है, हम गिनती करना चाहते हैं, ठीक है, वो उसको गिनती का हक नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये चोरी नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्यों अपोजिशन से ये चीज़ें छुपा रही हैं, फिर ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों इसको ला रही हैं? दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये नहीं कहा है कि पार्लियामान के पास ये हक नहीं है। जो एतराज हमारा है वो इलेक्शन कमीशन का भी है कि भाई अगर आपने ये चीजें आपने अभी पढ़ लिया ना, आपने पढ़ लिया, तो हम कह रहे हैं कि आप कि जो एतराज आपका है वो एतराज आप स्टैंडिंग कमेटी, मैं कहना नहीं चाह रही थी, आपने कह आप स्टैंडिंग कमेटी, आप स्टैंडिंग कमेटी को आपने बाईपास किया है, आपने इस बिल को बुलडोज किया है, आपने अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया है। अगर इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है तो फिर तो ये इनका हक बनता है, क्योंकि इलेक्शन तो हम भी लड़ेंगे, सिर्फ पीटीआई वाली तो नहीं लड़ेंगे। अगर तमाम अपोजिशन को आपने एतमाद में नहीं लिया है और आप बंदूक रखते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या आपको ये करना है, तो इस तरह तो नहीं होता। अब मेरा भी एक सवाल का हक बनता है, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि जो आपने एतराज़ात किए थे वो सर आंखों पर, जो आपने एतराज़ात अभी बताए, अब मुझे ये बताएं कि अब एक अच्छा सा माहौल बन गया है ना, एक अच्छी हार्मनी डेवलप हो रही है सो फार, एक अच्छे माहौल में आज की स्पीच भी हुई, असद उमर साहब ने भी बड़े दलील के साथ तमाम चीज़ों के अपोजिशन लीडर की तकरीर की, और
ऑब्जेक्शन के सवालात के जवाब दिए। अब यहाँ पे सवाल ये कि इस माहौल में ये बिल दोबारा से आता है, वहाँ उसमें बहस भी होती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की राइट ऑफ वोट की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उसको मनोअन तस्लीम करेंगे या आपके अपने पास उसकी कोई और मजीद तजावीज़ है वो आपने उसमें ऐड करनी है, फिर आप तस्लीम जब करेंगे? वो सामने आएंगे तो इस पे हमारा अपना राय होगा, मुस्लिम लीग नून का अपना होगा, पीटीआई का अपना होगा, मुस्लिम लीग नून ने तो रद्द कर दिया था ना। पार्लियामान में जितने अच्छा। जितने तंजीमें हैं इसका अपना होगा, लेकिन फिर इज्तिमाई तौर पे एक फैसला होगा, एक पार्टी का राय पे फैसला नहीं होगा। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सिर्फ ये एक बात सुनिए, सिर्फ एक बात सुनिए, हुकूमत भी इस चीज को करना नहीं चाहते। ये जो कानून लाते हैं ये सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर ये करना चाहते, एक सेकंड, हम सारे इस चीज पे मुतफिक है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इलेक्शन का हक लड़ने का, इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए, लड़ने का भी मिलना चाहिए, लड़ने का भी नहीं, सबसे पहले उसको इलेक्शन लड़ने का हक मिलना चाहिए। तो मान ली हुकूमत हमारे साथ क्यों नहीं मान रही है? सारे अपोजिशन इस पे मुतफिक है। जब आप लोग शो ऑफ हैंड्स का सेनेट इलेक्शन के दौरान एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, फिर अदालत में भी गया, उसमें एक ये चीज भी थी कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं बगैर सरेंडर किए अपनी ड्यूल नेशनैलिटी जिस भी मुल्क की है, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उसको सरेंडर कर दें, नहीं जीतते हैं तो फिर वो बेशक वो वापस चले जाएं। एक ये बात, इस पे उससे तो अपोजिशन को एतराज किया था। दूसरी जो ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का राइट ऑफ वोटिंग जो अभी इस पे अपोजिशन ने एतराज क्या किया असेंबली में? जी देखिए, दो मुख्तलिफ चीजें, एक तो है और उसके बाद एक बार आप राइट ऑफ वोट दे दें तो पालन अभी में है तो आप पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी मेरे ख्याल सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। तो जब तक सिग्नल बहाल नहीं होता है, मैं एक बात करूं ये लगता है आपको वजीफा तो नहीं पड़ रहा सिग्नल डाउन होने का? नहीं, मैं क्या बोल मुझे तो खुशी है कि मैं इसका मौक़िफ़ अब दो चीजें, वो कहते हैं कि जी हम मुखालफत नहीं करते, हमें हुकूमत के तरीक़ेकार से इख्तिलाफ है। जी, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने कहा जी हम तो ये चाहते हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। और एक और बात इन्होंने की, इन्होंने कहा जी असल में हुकूमत जो है उसकी नीयत होती है हमें एक्सपोज करने की। तो भाई ये नहीं कहा उन्होंने, ये अपोजिशन एक्सपोज करने की नहीं, हमें तंग करने की, मतलब आप देख रहे हैं एक्सपोज का लफ्ज़ मैंने ऐसे कहा कि ये मुखालिफ है ओवरसीज पाकिस्तानी को एक्सपोज करना चाहिए। मैंने ऐसा अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत की ये इस तरह की नीयत हो तो इन्हें तो चाहिए कि उनकी उस नीयत को डिफीट करें। यानी इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि खुल के आए, बताएं कि जी आप चाहते हैं राइट ऑफ वोट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या नहीं। तो नादिया ये वो मसला है जिसमें हम सबको ये सोचना चाहिए, अपोजिशन को आगे बढ़ के काम करना चाहिए कि जनाब इस वक्त, वरना रिकॉर्ड पे अगर ये बात इसी तरह एस्टेब्लिश हो जाती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो दे आर क्लेमरिंग फॉर देयर राइट, और मेरे पास भी आए लोग, उन्होंने कहा जी पिटीशन हमने दायर की, हम भी पेश हुए, सारा बहुत कुछ हुआ और पूरी दुनिया में ये शोर मचा हुआ है कि जी हमें राइट ऑफ वोट दिया जाए। अच्छा, अब अगर वो राइट ऑफ वोट किसी तौर पर मिल जाता है तो उसमें जो मुखालिफ होंगे उनको तो लोग देख लेंगे ना कि जनाब इन्हें हमने वोट नहीं देना। एग्जैक्टली बैरिस्टर साहब हैं, वो सिग्नल आगे वैसे ना फिर चले जाएं। बैरिस्टर साहब दो सवाल आपसे पूछे थे, कोई अगर प्लीज आप उसका रिप्लाई कर सके, एक तो राइट ऑफ वोट, दूसरा राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जी, तो मेरा ख्याल है कि जो मैं कह रहा था कि जब हम पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करते हैं, जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होता है मुल्क में, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे हमें डैम बनाने के लिए पैसे चाहिए हों, हम हमेशा उनकी तरफ रुजू करते हैं और वो भरपूर तरीके से पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो अगर वो उस मदद मांगने के लिए हम उनके पास जा सकते हैं, तो जब वो राइट ऑफ वोट मांगते हैं तो हम क्यों शक पड़ता है कि शायद वो पाकिस्तान के साथ फेयर नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही बहस आती है उनको वोट ना देने के लिए, और वो ये है कि लोग कहते हैं कि आप शरीयत भी रखी हुई है, दूसरी सिटीजनशिप भी है उनके पास, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ फेयर नहीं।
मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। ये ऐसी कोई बात नहीं, उनको बिल्कुल राइट ऑफ वोट होना चाहिए। अब जब एक बार वो राइट ऑफ वोट आपने दे दिया तो उसके बाद उन पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो अगर पार्लियामेंट में आना चाहें, अगर वो कंटेस्ट करना चाहें इलेक्शन, तो फिर उनको अपनी दूसरी जो नेशनैलिटी है उसको गिव अप करना है। अच्छा, लेकिन ये भी गलत है। बैरिस्टर साहब, यहाँ पे ऑपोजिशन का जो व्यू पॉइंट है ना, वो ये कहते हैं कि हुकूमत भी कोई खास संजीदा नहीं है इन तरमीम पे या इस कानून साजी पर। वो सिर्फ हमें बताने को कि जी हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ऐसा तरीक़ेकार लेकर आती है जिस तरीक़ेकार से हमें इख्तिलाफ होता है। इख्तिलाफ हमें भी नहीं है कि उनको वोट ऑफ राइट हो या वोट ऑफ उनको राइट ऑफ वोट हो या राइट ऑफ कॉन्टेस्ट इलेक्शन हो। देखिए, अगर उनके पास कोई बेहतर तजवीज है, अगर ऑप्शन है तो वोट दे सकती है और तरीकेकार उनको जो हम सजेस्ट कर रहे हैं उससे बेहतर है तो वो ले आए। क्योंकि मुझे तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, आपको अगर ये तरीकेकार जो हम सजेस्ट कर रहे हैं वो मंजूर नहीं है, टेक्निकल ऑब्जेक्शन है आपको कोई, तो फिर आप दूसरी ऑप्शन बता दीजिए। वो दूसरी ऑप्शन कोई नहीं देते। जब आप दूसरी ऑप्शन नहीं देंगे तो फिर the only option is the best option। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। चट्टान साहब को ऑप्शन क्यों नहीं देते? फिर आप लोग अपनी तजवीज़ देना। वही तो हम कह रहे हैं, एक बंदा दरख्त से गिर गया, किसी ने पूछा भाई वो कुछ माना गिरते हुए, उन्होंने कहा भाई ऊपर कश्ता नीचे गिरफ्ता। ये तो वो तरीक़ाकार हम तो तजवीज़ तब देंगे जब ये लोग उसको कमेटी में लाएंगे, तजवीज़ तो हम तब देंगे जब ये असम्बली में लाएंगे। अगर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाते हैं और फिर शोर शराबे में उसको 20 और 25 बिल एक साथ उसको मंजूर करते हैं। राइट ऑफ वोट अभी असेंबली में नहीं आया, बिल आया था तो किस तरीके से उन्होंने पास किया? अभी आप कह रहे हैं असेंबली में लाते नहीं है, उसके अब आप कह रहे हैं कि असेंबली में आया था तो उस तरीके से आया। लाया था, बहस के लिए तो नहीं रखा, लाया और पास किया और कह दिया कि हो गया। ये तरीका तो नहीं है। पीएमएलएन ने खुलकर उसकी मुखालिफत तो हम सब ने की, लेकिन मीडिया पे किया, खुलकर की भाई मीडिया पे किया ना, अंदर तो मुखालिफत का मौका हमें नहीं दिया। ये 4 दिन तो हो गए बजट पे, लीडर ऑफ अपोजिशन आज स्पीच 4 दिन के बाद इनका स्पीच हो गया। ये तो असेंबली के माहौल है। एक सेकंड बैरिस्टर साहब, जब ये बिल असेंबली में पेश हुआ था तो अपोजिशन को क्या बहस का टाइम नहीं दिया गया या इन्होंने उसको कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया? देखिए, जो इंटरनल प्रोसीजर होता है वो ये है, जब कोई बिल पेश हो पहले वो कमेटी के पास जाता है, असेंबली की वहां सारी पोलिटिकल मेरे ख्याल से नहीं, वो ट्रैवल कर रहे हैं आई गेस, तो सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। पहले इन्होंने कहा कि आप असेंबली में लेकर ही नहीं आते, आप तो ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। अब वो उसकी बात करें जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बात की थी, जो सेनेट के इलेक्शन के दिनों पे। अभी जो राइट ऑफ वोट वाली बात है वो तो असेंबली में आया था, वहां पे भी अपोजिशन ने मुखालफत की। वो कह रहे हैं वो तो सामने की थी, अंदर खाना नहीं की थी। क्या मतलब है? बात ये मैं आपको अर्ज करूं, और इस पे एतराज क्या है? इस पे एतराज है क्या? ये बात बड़ी वजनी है कि भाई आप सामने खुल के आ जाएं, या तो ये कहें कि जनाब हम इस पे हम बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम नहीं चाहते कि उन लोगों को राइट ऑफ वोट हो, क्योंकि इसमें हाँ या ना है, दरमियानी कोई बात तो हो नहीं सकती ना कि जी तो हाँ ना कर लेना। हाँ, तो इसमें मैं आपको एक वो कह रहे हैं ऊपर टॉक शो में हम ना मुखालफत कर रहे हैं, अंदरूने खाना तो हमारी मर्जी है। असल में आपने जो देखा, आपने भी देखा, जब से ये चला है सिलसिला, दोनों तरफ से पहले तो अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी शायद रियलाइजेशन हुई है, इन 3 सालों में हुकूमत का रवैया भी कोई ऐसा नहीं था कि कोशिश करते कि इनको साथ लेके चले, और इनका भी जाहिर है कि जब चीज़ें आपस में इस कदर बिगड़ गई थी कि बिल्कुल एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे, जो बात गवर्नमेंट के मुंह से निकलती, गवर्नमेंट के, वो फौरी तौर पर अपोजिशन उसको मुखालफत करती, चाहे वो उनका अपना नाम ही उन्होंने लिया हो कि जी ये फलां साहब है, तो उन्होंने कहा नहीं ये बात गलत है, मेरा नाम ये नहीं है। तो इसी तरह ये चीज़ें बढ़ती बढ़ती अब मैं समझता हूँ कि कुछ बेटर सेंस जो है वो प्रिवेल करना शुरू की है, और हम मेरे और आप जैसे लोग जो रिजाइयत का शिकार है और जिनका पाकिस्तान में यकीन है
और ये खुद चटान साहब भी पक्के पाकिस्तानी है। हमें इस मामले में सबको रोल ये प्ले करना चाहिए, जहां जहां भी हम हैं, अपने पार्लियामेंटेरियंस को इस मामले में कन्विंस करना चाहिए कि हजूर आप वो जो कहते हैं कि रहने दे मेरे दिल में कोई बूंद लहू की, शायद तेरा नाखून कभी मोहताज ही ना हो। अच्छा एक सेकेंड, बैरिस्टर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अब मुझे ये बता दीजिएगा मुख्तसरन कि अभी जो आप लोग बिल लेकर आए इसका राइट ऑफ वोट का, इसको कुली तौर पे ऑपोजिशन ने मुस्तरद किया या आपने बहस का उनको टाइम ही नहीं दिया, और अगर मुस्तरद किया तो उनके क्या एतराजात क्या थे? देखिए, जो पहली जो डिबेट होती है एक ड्राफ्ट बिल पे, वो डिबेट होती है कमेटी में, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट होती हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ क्या फैसला करती हैं, क्या डिलिब्रेशन करती हैं, वो उनकी अपनी एक पार्टी लाइन होती है। कमेटी से जब ये निकलता है फिर ये आता है पूरी नेशनल असेंबली में, और पूरी असेंबली उस पर वोटिंग करती है। वोटिंग अगर मेजॉरिटी से हो तो ये मामला फिर सेनेट में चला जाता है। अब ये बिल जो है ये सेनेट तक पहुंच चुका है। अब सेनेट में भी वही प्रोसेस चलेगा कि कमेटी के पास जाएगा, कमेटी जब उस पर डिलिब्रेट करेगी फिर ये सेनेट में वापस आएगा फॉर वोटिंग, और अगर सेनेट पास कर दे तो फिर वो एक फाइनल कानून की शक्ल लॉ बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में भी चलना है। ऑपोजिशन का काम ही ये है कि पार्लियामेंट में इसको डिबेट करे। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को डिबेट ना करने दें। सर लेकिन सेनेट में भी, अब सेनेट में भी तो डिबेट होगी तो पता चलेगा ना, क्योंकि मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो सेनेट में आपकी बर्तरी गवर्नमेंट की है इस वक्त। देखिए जी, इसमें बर्तरी कानून साजी में बर्तरी वाली कोई बात नहीं है। अगर एक सर अगर सेनेट में आप मुखालफत करेंगे तो पहले तो यही होता था कि सेनेट में इनकी बर्तरी नहीं है, आप लोग अपोज कर देते थे सेनेट में, जॉइंट सेशन बुलाने पड़ते थे। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो तो चाहे वो अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो, इसका मुखालफत कैसे करेंगे? एक चीज मैं वजाहत करूं प्लीज। अब ये आरिफ चौधरी साहब ने कहा कि अपोजिशन को ये चाहिए वो चाहिए, ये वो अपोजिशन है जो सबसे पहले सर इस पे बात भी कीजिएगा माजरत के साथ। मुझे ये बताएं सेनेट में इसको सपोर्ट करेंगे या अपोज मुझे सिर्फ करेंगे? 2 सेकंड दे दे कि मैं इस बात का वजाहत करूं। अपोजिशन ने कहा कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। हमें जो जवाब मिला वो सबको याद है कि डी चौक पे जाके बैठ जाए। हम कश्मीर के मसले पे आए, कश्मीर के मसले पे वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। हम कुवैत पे आए, उन्होंने अपना तकरीर करके और फिर उठ गया। मतलब है कि वीडियो लिंक पे भी वो उसको सुनने को तैयार नहीं है। अपोजिशन ने हमेशा से कोशिश की है कि हम और हुकूमत मिलके इस मुल्क के बेहतरी के लिए कुछ करें, लेकिन ये लोग एहतसाब, चोर, डाकू इस चीज़ से 3 साल में निकले ही नहीं, और ना कोई चोर पकड़ा, न कोई डाकू पकड़ा, न किस इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस किया। उल्टा इतने इल्जामात आ गए कि 35 किलोमीटर रोड में 25 अरब के गपला सामने आ गया। इस तरह गंदम में, इस तरह चीनी में, पेट्रोल में, डॉलर्स में, तो न करप्शन खत्म हुआ, न कानून साजी हुई, न अपोजिशन के साथ बैठ गया। बस बैठ गए ना, दुआ करें, नहीं दूंगा। जहांगीर तरीन को तो FIA वाले जाके कह दिए कि हमने इसको गिरफ्तार ही नहीं करना है, हमने कानून को हाथ लगानी है। सर जी लेकिन बस कहना ये कि वापस आ जाए टॉपिक पर। ठीक है, सब आपने कह दिया, जो आप सोच कर आए थे सब हो गया। नहीं मैंने सवाल नहीं। अब मुझे बताएं सेनेट में ये जब बिल आएगा अपोज करेंगे सपोर्ट करेंगे? ये जब आएगा तो पहले जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में। ठीक है, अगर स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं वहाँ पे बहस होता है, वहाँ पे हमारे जो मेंबर्स है वो एग्री हो जाते हैं और अक्सरियत राय से वहाँ से आ जाता है। फिर ये आ जाता है पार्लिमानी लीडरांस के साथ, जो पार्लिमानी लीडर्स होते हैं, फिर वो इस पे बैठ जाते हैं और बहस करते हैं। फिर वो बिल असेंबली में आ जाते हैं, इस पे वोटिंग हो जाती है, और अगर वो अवाम की, और अगर इस तरह बिल्डोस करते हैं। अब सर जी तो ये नहीं कह सकते कि हमने वहाँ बहस के लिए नहीं दिया, लेकिन आप इसका अंदाज़ा लगाए ना कि ये 4 दिन हो गए और 4 दिन के बाद अपोजिशन लीडर को तो भाई हुकूमत नहीं है, माहौल इस वजह से तैयार था असेंबली में, भाई हुकूमत तैयार नहीं था ना। अपोजिशन का तो काम है कि वो एहतजाज करे, एहतजाज ज्यादा करे, अपने डेस्क पे। एहतजाज के भी होते होंगे, कोई तरीका एहतजाज का भी होता होगा।
कि अपोजिशन अपने बेंचों पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे, गालम गलौज भी करेंगे। गालम गलोच हमारे, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं अब बताएं। ये किसी इंसान का हक नहीं है कि किसी को गाली दे दे। किया ना, जिसने किया इसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्यों और नहीं हो रहा है? और क्यों नहीं हो रहा है? वीडियोस मौजूद है, तो भाई कार्रवाई की है ना, उन पे पाबंदी लगाई है। सिलेक्टेड आप फेडरल मिनिस्टर नहीं देख रहे थे जो टेबलों पे खड़े थे, इसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? कहां से हुई थी? उनके मुस्लिम लीग के वो जो रुकन थे, ये तो आप कह रही है ना, मैं क्या कह रही हूँ? भाई अपोजिशन लीडर, इसका जवाब तो मुस्लिम लीग नून वाले आज दे सकते हैं, लेकिन ये है कि अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा था तो मुस्लिम लीग नून वाले क्यों एहतजाज कर रहे थे? अच्छा चौधरी साहब, आप जरा संभालें बात को। ये कह रहे हैं गालम गलोच उसने किया, इसने किया, जिसने भी किया। गालम गलोच को तो पंजाबी कल्चर का हिस्सा तक कह के बड़े फखर से बता दिया गया। उसको अगर एक ने किसी ने कहा तो उनके तमाम पूरी के पूरी जमात में से किसी ने उसको कंडेम नहीं किया, मुजम्मत नहीं की, सिवाय आबिद शेर अली की। और उन्होंने एक मुजम्मती ट्वीट किया, थोड़ी देर बाद वो भी डिलीट कर दी कि ये मेरे गले पड़ जाएगी। ये जो कहते हैं ना पंजाबी कल्चर का, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तौहीन करते हैं वो Exactly. पंजाबी कल्चर की। उसकी वजह ये है, गाली जो है वो हर जुबान में है, लेकिन गाली दुनिया की सबसे गलीज तरीन चीज है कि जिसे कोई पसंद नहीं करता। जबान में तो हो सकती है, कल्चर का तो किसी का भी हिस्सा हो ही नहीं और सकती। कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि जब भी कोई आपको काम दिया गया है उसे सलीके से करे। अगर आपने इख्तलाफ राय करना है तो उसे भी तरीके से करे। आप देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि पहले ही दिन बजट आया है, अभी आ ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा जी बजट पे हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, हम इकट्ठे हैं। किस बात के लिए? बजट को मुस्तरद करते हैं। भाई बजट को मुस्तरद इस तरह ना करो, बजट की एक एक शिक पे बहस करो, बताओ कि जनाब ये जो बजट में आपने ये चीज लगाई है ये गलत है, ये गलत है, और उसके बाद मैदान को जीतो। दुनिया देखने वाली टेलीविजन पे वो देखे कि जनाब आपने जिस तरह आज आपने शाबाश दी है उनको, असद उमर साहब को का या अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने एक एक पॉइंट जो था उस पर बाकायदा गुफ्तगू की है, उसका दलील के साथ जवाब दिया है। हम तवक्को ये करते हैं पार्लियामेंट से कि पार्लियामेंट के अंदर फौरी तौर पर हर चीज मुस्तरद हो जाए और टफ टाइम का लफ्ज जो है ये खत्म कर दिया जाए। कोशिश ये की जाए कि जहां आपने टफ टाइम भी दें, टफ टाइम नहीं, टफ टाइम का मतलब ये नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ, टफ टाइम का मतलब ये है कि हमने हर सूरत में आपकी मुखालफत कर दी है। टफ टाइम जो है ना उसको आप इसमें डिक्शनरी से निकाल दे। कोशिश ये करें कि वो टफ ही हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा जब आप दलाइल के साथ, बराहीन के साथ उनको नाकाम कर देंगे। लोग भी सुनेंगे कि जनाब देखो ये जुल्म कर रहे थे, अपोजिशन ने इन्हें एक्सपोज कर दिया। तो खुदारा अपोजिशन भी इस चीज को, और हुकूमत जो है उससे भी मैं ये तवक्को करता हूँ। आखिरी बात कि हुकूमत को भी अकल के दाखिल लेने चाहिए, अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलते तो एट द एंड ऑफ द डे आज ये रियलाइजेशन हुई है, आज ये कहीं ना कहीं जाके रियलाइजेशन हुई है। मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, वो मुझे पता है, तो मैं आपने कोई ना कोई ड्राइंग बना दी होगी। मैं इस बात का पुरजोर मुजम्मत करता हूँ कि गाली को कल्चर के साथ, ये पंजाबी नहीं, ये कल्चर की तौहीन है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। कल्चर में गाली का गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले बात जिस जमात के एमए ने ये बात की, उस जमात पे खामोशी है, सन्नाटा है, वो भी मुजम्मत नहीं कर रहे। वो इनसे पूछे कि क्यों मैं जाती हैसियत में उसको बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि हम क्यों बजट को मुस्तरद करते हैं। दूसरी बात अगले प्रोग्राम में, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। दो लफ्ज में, अभी आईएमएफ के साथ इनका डील मुकम्मल नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना, और ये बजट पेश कर रहे हैं। हम अपनी शराइत, तो फिर ऐलान करें कि हम इस पे तो आप उनको अप्रिशिएट करें। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। चट्टान साहब आपका भी शुक्रिया, चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफे फिर जाने से पहले कहूंगी कि आज का जो माहौल था असेंबली का, फिर जो कोड ऑफ कंडक्ट आज और पहले भी था, लेकिन बहरहाल दोबारा से अगर उसको बनाया गया है तो अब उस पर अमल करना है, और हुकूमत पे जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए हुकूमत के फराइज भी ज्यादा है। खुद भी अमल करें, करवाने की भी कोशिश करें। नादिया मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।